2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे धीरे अहंकार आ गया। उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी। तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकते। ये शब्द आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार के हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ विपक्ष को राम विरोधी कहा, वहीं बीजेपी को अहंकारी भी कह दिया। जिसके बाद खूब सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर क्यों बीजेपी के लिहाज से आरएसएस इतना महत्वपूर्ण है कि एक बयान से खलबली मच गई, और कैसे काम करता है आरएसएस, आज बात इसी की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। बात साल 1917 की है। टर्की के खलीफा की गद्दी छीनने से पूरे देश में खिलाफत आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन कांग्रेस के इस आंदोलन में कूदने से कांग्रेस में ही शामिल एक शख्स काफ़ी दुखी था। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है, जिसका उसने विरोध भी किया। वो शख्स थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हालांकि इस घटना के बाद भी हेडगेवार साल 1925 तक कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो राष्ट्र और सनातन के लिए काम करे। इसके लिए उन्होंने लोगों के साथ अपने घर से ही मीटिंग करने की शुरुआत की। लोग हेडगेवार को सुनने के लिए पहुंचने भी लगे। पहले 10-12, फिर 100-200 और कुछ वक्त आते आते हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचने लगे। बस यहीं से शाखा लगाने की शुरुआत भी हेडगेवार ने की, जिसमें लोगों को योग, प्राणायाम, लाठी ट्रेनिंग और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने का भी मौका दिया जाता था। हेडगेवार की एक छोटी सी कोशिश अब बड़ी होने लगी थी। हजारों की संख्या में लोग हेडगेवार के विचारों से प्रभावित हो रहे थे। और बस यहीं से साल 1925 में दशहरे के दिन हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की नींव रखी। अपनी स्थापना के शुरुआती सालों में महाराष्ट्र में आरएसएस पैर पसार चुका था, लेकिन आरएसएस का प्रभाव महाराष्ट्र से आगे नहीं जा रहा था। और इसका मौका आया साल 1930 में, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी से डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात होती है और पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बीएचयू में आरएसएस का दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी। यहाँ पर डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात बीएचयू के एक टीचर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से होती है। यहाँ पर सभी गोलवलकर को गुरुजी कहा करते थे। हेडगेवार के विचारों से गोलवलकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और आरएसएस से वो जुड़ जाते हैं। लेकिन साल 1940 में आरएसएस को एक बड़ा झटका तब लगता है जब डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है। अब आरएसएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर कौन अब आरएसएस की कमान संभालेगा, और इसके लिए सर्वसम्मति से गोलवलकर को चुना जाता है। जिसके बाद राजधानी दिल्ली से लेकर कलकत्ता से लेकर गुजरात, बिहार, देश के हर हिस्से में आरएसएस अपने पैर पसारने शुरू कर देता है। लेकिन साल 1948 आरएसएस के लिए बड़ी चुनौती लेकर आया, जब महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोप नाथूराम गॉडसे पर था, जिसे आरएसएस के जुड़ा हुआ बताया गया। इसके बाद उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया, लेकिन तमाम जांच के बाद सबूत न मिलने पर आरएसएस से बैन हटा लिया गया। इसके बाद साल 1962 वो साल आया जब पूरे देश के सामने गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस ने हिस्सा लिया। दरअसल भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने देश के जवानों के लिए बहुत मदद पहुंचाई थी, और जिससे प्रभावित होकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद आरएसएस को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित भी किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1975 एक बार फिर से आरएसएस के लिए मुसीबत लेकर आया, जब इंदिरा गांधी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा था। जेपी आंदोलन कर रहे थे और आरएसएस ने जेपी आंदोलन को समर्थन देने की ठान ली थी। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी और जेपी आंदोलन को समर्थन देने के चलते आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। हालांकि इमरजेंसी हटने के साथ ही आरएसएस से भी बैन हटा, लेकिन इस बार
आरएसएस को यह समझ में आ गया था कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के वो अपनी विचारधारा को देश में आगे नहीं ले जा सकता है। 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया और उसी वक्त जेपी के आंदोलन से जन्मी जनता पार्टी सत्ता में आई। संघ ने अपना पूरा समर्थन पार्टी को दिया और जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया। हालांकि ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं हो पाया। वही पार्टी आगे जाकर जनता पार्टी में जहां टूट हुई तो वहीं से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में संघ ने अपने प्रचारकों को उधार दिया, जो बाद में पार्टी के बड़े पदों पर भी पहुंचे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक सभी कभी ना कभी संघ से जुड़े रहे हैं और इसीलिए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान के इतने मायने निकाले जा रहे हैं कि वो आरएसएस जो हमेशा से बीजेपी के लिए ढाल की तरह काम करता रहा, क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? इसीलिए ये सवाल भी पूछने शुरू सभी ने और ख़ास तौर पर विपक्ष ने कर दिए। हालांकि आरएसएस ने इस बयान से किनारा कर लिया और कहा कि इंद्रेश कुमार का निजी बयान है और इंद्रेश कुमार ने भी कहा कि उनके बयान के गलत मायने निकाले गए। तो आरएसएस को लेकर ये थी हमारी जानकारी रिपब्लिक भारत डिजिटल पर। आपका आरएसएस को लेकर, उसके काम करने के तरीके को लेकर क्या कुछ मानना है, क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक डिजिटल के साथ। धन्यवाद।